ये जंग अभी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि गाजा पट्टी पर हमला शुरू करने वाले इजराइल पर पहले लेबनान और अब सीरिया की जमीन से भी हमले हुए हैं। इजरायली सेना अब 3 मोर्चों पर बम बरसा रही है। दो पक्षों के बीच की जंग 4 देशों तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर अब आतंकवादियों के भी इंटरनेशनल फ्रंट बनने लगे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ के सरगनाओं की मुलाकात हुई है। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल ने जो हमास के दहशतगर्दों की क्रूरता के सबूत रखे, उन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि UN में एक बड़ी चिंता गाजा पट्टी पर हवाई हमले रोककर मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन UN महासचिव गुटरेज ने जब हमास के हमले के कारण गिनाने की कोशिश की तो इजराइल ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं दूसरी ओर UN में ही अमेरिका और ईरान की भी तू मैं हो गई। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध शुरू होने से अब तक 13 जगह उसके सैनिकों या फिर सैन्य ठिकानों पर हमले हो गए हैं। इसीलिए ईरान आतंकवादी संगठनों को शह देना बंद कर दे, और अगर अमेरिका से उलझने की कोशिश की तो अमेरिका को अपनी सुरक्षा करना आता है। युद्ध को लेकर बने इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव के हालात में बंधकों का सवाल भी अनसुलझा है। हमास के आतंकवादी बंधकों को रिहा करने के लिए जो शर्तें रख रहे हैं वो इजराइल को मंजूर नहीं, और इजराइल अब गाजा पट्टी में जमीनी हमले के प्लान में जुटा हुआ है। इराक युद्ध में नुकसान देख चुका अमेरिका भी आसमान से ताबड़तोड़ हमले के खतरे और नुकसान समझाने के लिए अपने एक्सपर्ट इजराइल भेज रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल अब हवाई हमले के बजाय हमास पर चुनिंदा हमले करने की रणनीति अपनाएगा, या फिर जिस तरह आतंकवादी संगठनों की बैठकें शुरू हो गई हैं, तो क्या अब ये युद्ध आतंकवादी संगठन मिलकर लड़ेंगे, और क्या फिलिस्तीनियों के अधिकार के समर्थन में उठती आवाज पर UN जैसा संगठन कुछ कर पाएगा? आतंकवाद और अमन के बीच जंग में जूझती दुनिया के लिए 3 खबरें हैं। एक तो हमास की दहशत से इजराइल की शुरू हुई जंग की आग अब सीरिया तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक और हिजबुल्लाह से इस्लामिक जिहाद तक के आतंकवादी संगठनों के सरगना बैठक करते हैं। तीसरी तरफ इजराइल अब गाजा में जमीनी हमले की तैयारी से पहले हमास की सुरंगों की पहेली सुलझाने में जुट चुका है। इजराइल की उत्तरी सरहद पर सीरिया की ओर से भी इजराइल पर रॉकेट के हमले होने के बाद जंग का नया मोर्चा उधर भी खुला। खबर है कि गोलान हाइट्स पर सीरिया की जमीन से 2 रॉकेट फायर किए गए। इसके बाद इजराइल के टैंकों ने सीरिया के सैन्य ठिकानों की तरफ अपना मुंह खोला। इजराइल की एयरफोर्स ने भी सीरिया के सैन्य ठिकानों और मोटार लॉन्चर्स पर हमले किए। इससे पहले इजराइल ने सीरिया के दमिश्क से लेकर अलेप्पो तक के हवाई अड्डों पर बमबारी करके एयर स्ट्रिप तबाह कर दी थी। अब इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे पर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत की UNSC मीटिंग में अमेरिका ने इजराइल के हमले को क्लीन चिट दे दी। अमेरिका सिर्फ बयानबाजियों में ही नहीं, सैन्य मोर्चे पर भी इजराइल के साथ है। इजराइल के समर्थन में 2 एयरक्राफ्ट की तैनाती कर चुके अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना और सैन्य ठिकानों पर हो चुके 13 हमलों के बाद अब न्यू जर्सी एयर नेशनल गार्ड्स के 119 एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी मध्य पूर्व में तैनात कर दिया गया। इस स्क्वाड्रन में F-16 फाइटर जेट्स का बेड़ा है। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही ईरान हमास के समर्थन में खड़ा है। ईरान का ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ तक बरकरार रहा तो अमेरिका और ईरान के बीच भी ठन गई। गाजा पट्टी पर जिस तरह से इजराइल के हमलों में बच्चों, बुजुर्गों या आम लोगों की हत्या हो रही है, इसी चिंता की चर्चा में UN के महासचिव के बयान इजराइल को चुभ गए, क्योंकि UN महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने कहा कि ये देखना भी अहम है कि हमास के हमले अचानक नहीं हुए। फिलिस्तीन लोगों का 56 साल से कब्जे में दम घुट रहा है। उन्होंने अपनी जमीन और बस्तियों को खत्म होते और हिंसा झेलते देखा है। इजराइल की शिकायत थी कि जब उनके मंत्री ने पूरी दुनिया को 43 मिनट का पूरा वीडियो दिखाया कि हमास के आतंकवादियों ने कितने भयंकर अत्याचार बेगुनाह इजरायलियों पर किए, उसके बावजूद महासचिव गुटरेज का बयान आतंकवाद का समर्थन ही माना जाएगा। दरअसल UN की कोशिश है कि गाजा पट्टी में मानवीय सहायता में कोई रोड़ा न अटकाया जाए, लेकिन इजराइल ने कहा कि गाजा पट्टी में पहुंचाए जा रहे
ईंधन की चोरी हमास कर रहा है। गाजा पट्टी के 3 अस्पतालों में ईंधन खत्म हो चुका है। इजराइल का कहना है कि पानी के प्लांट चलाने के लिए भी ईंधन हमास चोरी कर रहा है, इसीलिए फ्यूल की सप्लाई नहीं की जा सकती। आज तक ब्यूरो आपको दिखाते हैं तीसरे हफ्ते में इजराइल और हमास युद्ध के युद्धभूमि से वो कौन सी खबरें आ रही हैं। इन खबरों से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इजराइल और हमास की लड़ाई की दिशा क्या हो सकती है, और इसमें बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। आज की बात यह है कि लेबनान के बेरूत में 3 आतंकवादी संगठनों की बैठक हुई है। बेरूत में 3 आतंकी सरगनाओं की बड़ी बैठक हुई है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियाद अल नखलाह की बेरूत में मुलाकात करवाई है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि तैयारी अब कितनी बड़ी की जा रही है। इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर दिए हैं। उन हमलों में सीरियाई सेना के 8 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले शुरू हो चुके हैं। इजरायली हमले में 8 सीरियन जवानों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई है। गाजा पट्टी में ईंधन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। गाजा पट्टी में ईंधन की कमी के कारण पानी प्लांट बंद हो रहे हैं। कई लोग गंदा और खारा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। बुधवार तक गाजा के 6 अस्पताल ईंधन की कमी के कारण ठप पड़ चुके हैं। गाजा को रोज कम से कम 1,60,000 लीटर ईंधन चाहिए और इजराइल की सेना किसी भी वक्त गाजा में जमीनी हमला कर सकती है। आईडीएफ ने फिर कहा है कि नेताओं के साथ चर्चा करके सही वक्त पर सही तरीके से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उसके पहले आपको बताते चले, हमास की सुरंगों को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है और अब आगे क्या होगा, क्या ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, क्योंकि अभी तक आशंका इसी तरह की देखने को मिल रही है। आपको बताते चले, आईडीएफ हमास की सुरंगों को लेकर विशेष नीति बनाने में जुटी हुई है। गाजा पट्टी में इजराइल पिछले 19 दिनों से आतंकवादियों से युद्ध लड़ रहा है। हजारों क्विंटल बारूद फूंका जा चुका है। न जाने कितने मकान ढह चुके हैं। 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन आतंकवादियों का हमला थम नहीं रहा। इजराइल की सेना अब जमीनी कार्रवाई की शुरुआत करने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। लेकिन उत्तरी गाजा में आतंकवादियों ने चूहों से भी ज्यादा बिल बनाकर रखे हुए हैं। इन सुरंगों के जरिए हमास के आतंकवादियों ने एक बार फिर से अश्कलोन के पास इजराइल में घुसपैठ की कोशिश की है। ये सुरंगें ही आतंकवादियों के छिपने का ठिकाना है। इन पर हमला करना इजराइल के लिए जोखिम भरा है। इसीलिए इजराइल ने गाजा पर 6,000 बम मारने की बाकायदा बड़ी प्लानिंग तैयार करके रखी हुई है। लेकिन इजराइल के सामने असली चुनौती गाजा में मौजूद आतंकवादियों की सुरंगें हैं। गाजा पट्टी में आतंकवादियों ने इतनी ज्यादा सुरंगें बनाकर रखी हैं कि उनमें हमला करना आसान नहीं है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं, उत्तरी गाजा में 8 सुरंगें बनाकर रखी गई हैं। इजरायली सुरक्षा बलों के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने पूरे गाजा पट्टी में 11 बड़ी सुरंगें बनाकर रखी हैं, जो काफी ज्यादा जटिल हैं और कई जगहों पर मिलती हैं। इनमें सबसे ज्यादा सुरंगें उत्तरी गाजा में ही है, जहां करीब 8 सुरंगें हैं। इसके अलावा वादी गाजा के बीच वाले इलाके में भी एक सुरंग है और दक्षिणी गाजा में भी ऐसी 2 बड़ी बड़ी सुरंगें बनाकर रखी गई हैं, जो खास यूनिस के इलाके में है। चुनौती यह है कि इन टनल्स में 2 लेयर है। एक में आम आदमी के लिए रास्ता है और दूसरे में आतंकवादी आते जाते हैं। इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल 2 लेयर, एक में आम लोग जाते हैं, दूसरे में हमास के आतंकवादी जाते हैं। इजराइल के मुताबिक ये सुरंगें करीब 500 किलोमीटर लंबी है, जो कहीं स्कूल में, कहीं घरों में, कहीं मस्जिदों में, तो कहीं सार्वजनिक बिल्डिंग में खुलती हैं। इन सुरंगों में हमास ने जगह जगह बॉम्ब लगाकर रखा हुआ है। इजराइल को लगता है कि करीब 30,000 आतंकवादी अभी और हैं खतरनाक हथियारों के साथ, जो जमीनी कार्रवाई के वक्त इजरायली सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास एंटी टैंक मिसाइलों से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स तक हैं। ऊपर से घनी आबादी वाले इलाके में सिविलियन कैजुअलिटी का खतरा भी बढ़ा है। अब देखना है कि इजराइल आतंकवादियों की इस चुनौती से कैसे निपटता है। शुरुआत विशंबर दयाल जी आपसे ही करते हुए, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या यह माना जा सकता है कि आर पार की लड़ाई का वक्त आ चला है? क्योंकि एक तरफ जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के मुखिया की ओर से टिप्पणी आती है और इजराइल की ओर से उसका पुरजोर विरोध करते हुए इस्तीफा तक गुटरेस का मांग लिया जाता है, दूसरी तरफ जमीनी लड़ाई को लेकर बार बार आईडीएफ की ओर से कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी वक्त यह हमला किया जा सकता है। मौजूदा परिस्थिति क्या बताती है? इजराइल का आज का जो रुख है, क्या वो बड़े आक्रमण की तैयारी में है और वो कभी भी हो सकता है? देखिए चित्रा, लड़ाई तो आर पार की है और लड़ाई जारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इशू जो है वो है कि ग्राउंड पे
ऑपरेशंस, ग्राउंड ऑपरेशंस इजरायली फोर्सेस कब स्टार्ट करेंगी। बिल्कुल। और वो इशू जो है वो स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल जो बेसिक फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, स्ट्रैटेजिक फैक्टर एक स्पष्ट है कि स्ट्रैटेजिक फैक्टर है कि भाई इजराइल ने पूरे के पूरे नॉर्थ गाजा को ऑलमोस्ट मलबे में जब तक टर्न कर देगा, जब तक दुनिया की परसेप्शन को वो रोक के रखेगा। उसका स्ट्रैटेजिक एक फैक्टर है कि भाई गाजा को आज के दिन एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी स्ट्राइक्स, इनडायरेक्ट वेपन से जो कि बिल्कुल प्रिसाइज हैं, जो कि स्मार्ट बॉम्ब्स हैं, उनसे डिस्ट्रॉय करेगा। और ये ऐसा नहीं है, इजराइल के पास कैपेबिलिटी है, वो इन टनल्स को भी स्ट्राइक कर सकता है थ्रू इट्स मिसाइल पावर। दूसरा उसकी स्ट्रैटेजी है कि जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में उसको कंप्लीट वेस्ट बैंक के जो टेररिस्ट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको बे पे रखना। वहां भी 90 और कैजुअलिटीज हो चुकी उनकी, और काफी उन पे रेड्स वगैरह किए जा रहे हैं ताकि वेस्ट बैंक में जो है वो किसी तरह इंटरफेयर ना करे। ठीक यही उसकी स्ट्रैटेजी हिजबुल्लाह के साथ है कि हिजबुल्लाह को एंगेज रखो, ज्यादा उस इंटेंस में वॉर मत घुसो। और सीरिया में मैं नहीं समझता सीरियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, सीरियन रेगुलर फोर्सेज नहीं इन्वॉल्व हो सकती। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं मेरे ख्याल में। ये जो वो नूर जहां ये जो किसी छोटे ग्रुप ने कोई फायर किया जिससे कि इजराइल ने सीरिया पे भी वो कर दिया, तो ये उसकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। ग्राउंड फोर्सेस ग्राउंड पे जब उतरेगा, जब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगा कि उसको जो बंदी हैं उनको कहीं ना कहीं छुड़ाने में सफल हुआ, या उनके एरियाज को वो बिल्कुल आइसोलेट कर देगा कि ये इस एरिया में, इसको सबसे बाद में छेड़ूंगा और इसको मैं नहीं टच करूंगा, या इस एरिया में उनकी कैजुअलिटी हो सकती है। और दूसरा, जब उसको लगेगा कि मेरी मिनिमम कैजुअलिटीज होंगी, बिकॉज ये फैक्टर डिसाइड करेगा। और ये अभी वक्त नहीं आया है, ये सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है जो इजराइल कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये वक्त आएगा और इसमें वक्त लगेगा। लेकिन आपने जो बातें कही हैं उसमें 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। कॉर्डन सर्च, पहला कि जिनको बंधक बनाकर रखा गया है उनका आगे क्या होगा, क्योंकि हमास की ओर से कहा गया गाजा पट्टी पर हमले बंद हो। इजराइल ने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि पहले आप उनको रिहा करें। तो अभी तक बंधकों को लेकर कोई ठोस प्लानिंग नजर नहीं आ रही है कि उनको रिहाई कैसे मिलेगी। दूसरी चीज है फिलिस्तीनी आम नागरिकों को लेकर कि उनका क्या होगा अगर जमीनी आक्रमण करने की तैयारी यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है इजराइल की ओर से। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई फ्रंट भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इजरायली बमबारी की। एयर स्ट्राइक लगातार अलग अलग हिस्सों में हमास को लेकर इजराइल की जारी है। हमास के हमले के वीडियो भी सामने आए हैं। खास यूनिस में कितना विनाश हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने हैं। जमीनी जंग को इजराइल पूरी तरह से तैयार है। लेबनान सीमा पर इजरायली टैंक किस तरह से तैयार हो रहे हैं और तेल अवीव में खतरे का सायरन भी बज रहा है। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो कई मोर्चे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, संजय मेस्टन जी, ये क्या संकेत करते हैं? चित्रा जी, कई मोर्चे खुल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे। यूनाइटेड नेशंस का कल जो सेक्रेटरी जनरल का बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है। ये बेरेट में जो भी ये 3 आतंकवाद ग्रुप्स की मीटिंग हुई है और कई फ्रंट्स खुल रहे हैं। और अभी आपने देखा कल ही फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे और वो जाके जॉर्डन में भी इनको मिले हैं, ये पैलेस्टीन हेड को। तो कहने का मतलब है ये सारी फ्रंट्स ओपन है। लेकिन हमास की जो फ्रंट है वो सबसे खतरनाक फ्रंट है। उनके पास देखिए, एक तो ये अंडरग्राउंड टनल्स हमने बात कर ही ली है, और उसके पास इसके अलावा सबसे 2 बड़े हथियार हैं जो अभी निकल के आया है। एक तो ये जो 222 होस्टेजेस है, और दूसरा वहां की जो आम पैलेस्तीन जनता है वो भी उसके लिए हथियार है। और ये जो इजरायली सेना है, इनको ये 3 परिस्थिति है। और जो तीसरा है वो चौथा हो जाता है, ये जो फ्रंट है, जो लेबनान फ्रंट है, ये सीरिया फ्रंट है, ये भी एक बड़ी मुश्किलात हालात है। और जो यूनाइटेड नेशन से भी अभी प्रेशर आ रहा है कि वहां पर ये तेल सामग्री भेजना है, क्योंकि उनके हॉस्पिटल ठप हो जाएंगे, जनरेटर ठप हो जाएंगे। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो मेरे को भी ये लगता है, ये देखिए, ये फ्रंट्स तो ये जारी रहेंगे, ये करते रहेंगे कुछ सोच विचार। लेकिन हो सकता है कि एंड में यही होगा कि ये शायद जो ग्राउंड ऑफेंसिव है इतनी जल्दी ना जाए, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी इजराइल के लिए और अमेरिकन के लिए और वेस्ट के लिए है ये जितने भी होस्टेजेस हैं इनको रिलीज कराना। और इस पे काफी मध्यस्थता चल रही है, इजराइल भी पूरी कोशिश कर रहा है, और ये बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए ये सब हो रहा है। तो पॉसिबल है कि ये ग्राउंड इन्वेजन थोड़ा लेट हो, लेकिन ये जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन के लिए हम तैयार हैं, नेतन्याहू का भी जो आज स्टेटमेंट है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी वक्त हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, अगर हुआ भी
वो शायद करेंगे भी, लेकिन ये छोटा छोटा प्रोबिंग अटैक्स करेंगे। इनके 3 फ्रंट है, एक सी फ्रंट है, एक नॉर्दर्न फ्रंट है, ईस्टर्न फ्रंट है, और सेंट्रल फ्रंट में ये कुछ होल्डिंग फोर्सेस लगाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोबिंग अटैक्स करेंगे, कुछ आइसोलेटेड या जो भारी की बिल्डिंग्स है उन पे अटैक करेंगे, और ये कुछ सिविलियंस ये भी पकड़ेंगे। इसका कारण ये है, देखिए अभी इनको ये पता है कि वहां टनल्स हैं, लेकिन टनल्स की और डिटेल्स मालूम ये सिविलियंस ही बता पाएंगे, जो एक स्ट्रेटेजिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही दे सकते हैं। बिल्कुल, और ये शायद एक पॉसिबल ऑप्शन होगा। ये एक पॉसिबल ऑप्शन होगा, लेकिन सवाल उन आम फिलिस्तीनी नागरिकों को लेकर भी है। अगर बड़े पैमाने पर ग्राउंड अटैक करने की तैयारी है, क्योंकि कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर बमबारी हुई है और यकीनन फिलिस्तीनी नागरिकों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है, तो उनको लेकर आगे क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मेजर जनरल के सिन्हा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद अशोक सज्जना जी, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। के सिन्हा जी, सीधा से सवाल है, इजरायली सेना के बारे में कहा जाता है कि वो जितना ही वेट एंड वॉच की पोजीशन अख्तियार करती है, उसके बाद वो और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। क्या यही कारण है कि आईडीएफ की ओर से भी बार बार इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बड़े ऑफिसर्स की ओर से भी, कि हमारे पास टाइम है, हम पूरी प्लान कर रहे हैं और हम हर पल तैयार हैं, सिर्फ हमें पॉलिटिकल हरी झंडे का इंतजार है। लेकिन फिर सवाल वही कि फिलिस्तीन के आम लोगों का क्या होगा, जो बहुत बड़ी तादाद में गाजा पट्टी में रह रहे हैं। देखिए चित्रा जी, केवल 2 ही मसले हैं जिसके अंदर में आप देख रही हैं कि ऑपरेशंस प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है। एक तो है, आपने बताया कि वहां पर जो टोटल हॉस्टेजेस हैं, बिल्कुल, अब हॉस्टेजेस के ऊपर में हमास लगातार लूज करता जा रहा है। उसने तो कहा था कि यदि आप जैसे ही एक घर को मारेंगे, हम एक प्रिजनर ऑफ वॉर को कत्लेआम कर देंगे। यहां से शुरू हुआ था उनका नैरेटिव। आज के दिन में वो 4 छोड़ चुके हैं। इसके अलावा ये भी था कि कल रात 50 छूटने वाले हैं। देखिए हमास की ओवरऑल बुरी हालत है। बुरी हालत इसलिए, देखिए इजराइल का, यह मेरा मानना है, मेरा आकलन है, मैं उनके साथ ऑपरेट भी किया हूं। उनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके ट्रेनिंग में भी जो मैंने देखा है, और यूएन को जो देखा है, क्योंकि मैं वहां टीम लीडर रहा हूं, यूएन हेडक्वार्टर्स में भी काम किए हैं, ये जो चीजें हैं, ये आपको जो दिखती हैं वो है नहीं, और जो दिखेगी वो है नहीं। आपने बड़ी बात कही कि इजराइल की सेना जैसे जैसे समय होता है, वो हमारी तरह नहीं है। जो पॉलिटिकल प्रेशर, वर्ल्ड प्रेशर, इसके बातों से आ जाए, उनके अस्तित्व का सवाल है, और उनके अस्तित्व के सवाल में वो कभी भी दिखते नहीं। चाहे वो म्यूनिक ओलंपिक हो, या रेड और एंटेबे हो, या उनके ऊपर में अरब इजराइल वॉर हो, या उनके 67 का वॉर हो। ये जो छोटी छोटी चीजें 21वीं सदी में कि हिजबुल्लाह आ गया, हमास आ गया, और सब फ्रंटें खुल रही हैं। देखिए कोई फ्रंट ऐसे नहीं खुलेगी, फ्रंट खुलती रही है। कोई दुनिया वहां पर 18 दिन हो चुके हैं, 19वां दिन लग रहा है, और हम लोग केवल पर्दे के पीछे से जो भी करना है, क्या कुछ चीजें आई हैं, किसी का कहीं स्टेबलाइज हुआ है? लगातार इजराइल अपने तरीके से, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे सीरिया, दमास्कस में या एलेपी में उसने सेकंड ही बम्बार्डिंग की थी, और बहुत तगड़ा बम्बार्डिंग किया था कि ईरान वहां पर अपना केवल प्लेन भेजने वाला था। उनकी तो हिम्मत नहीं है ना। लगातार प्लेनें आ रही हैं तल अबीब में, पूरे इजराइल में, पूरे एक भी तो मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी चीजें हैं उन्होंने फायर कर दिया उनके इस पे। देखिए ये बातें होते रहेंगी। इजराइल के पास में जो चुनौती है उसको समझने की चेष्टा करें। चुनौती है उनके केवल हॉस्टेजेस हैं। हॉस्टेजेस धीरे धीरे करके उसके क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनको सताया है, जिस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, खत्म तो करेगा इजराइल। हम लोग कितने भी समीक्षाएं कर लें, हमारी समीक्षाओं में ये टनल्स एंड ऑल उनके कब शामिल होंगे। जो आपने बताया, बड़ा अच्छा बताया गया, 11 सुरंग है। तो देखिए वहां 8 रिफ्यूजी कैंप्स हैं टोटल, 17 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशंस के रिफ्यूजी कैंप में, और सारे बड़े लीडर, चाहे वो जबेलिया कैंप हो, चाहे जो आपने साथी कैंप, ये ऊपर की कैंपें बता रहा हूं, 4 कैंपें हैं टोटल, 11 आप बताइए ना। ये सारे के सारे उन रेफ्यूजी कैंप से खुलते हैं, एग्जिट एंड, और उनको मार रहा है। और देखिए प्रॉब्लम क्या है, केवल एक प्रॉब्लम है, 11 लाख लोग रहते थे नॉर्दर्न गाजा में, अभी साउथ गाजा को वो डेवलप करेगा,
जिसमें उसकी बड़ी चुनौती जो है वो खान यूसुफ की थी, जहां पर 2 टनल हैं। वहां पर भी, क्योंकि वहां का जो मिलिट्री लीडर था, मिलिट्री लीडर है जो मोहम्मद दाइफ, वो वहीं से जन्मा हुआ है। आज ही उसके सबसे बड़े जो उसका राइट हैंड मैन था, खान यूनुस का कमांडर, वो मारा गया है। और इसको लगातार कामयाबी हो रही है। आप बताइए कि बिना अंदर जाए हुए यदि आपने 11 उनके टॉप कमांडर को मार दिया है, टोटल तो 19 है, मैं जो लगातार देख रहा हूं, नेवल चीफ, उनके एयर डिफेंस चीफ, उनके एटीजीएम चीफ, इनको यदि वो चुन चुन के मार रहा है तो उसको जाने की क्या जरूरत है। वर्ल्ड प्रेशर हम आप पैदा कर सकते हैं इजराइल के ऊपर में 0%, चाहे बुतरस घाली हो, चाहे इसके पहले कोफी अनान हो, वो न्यूयॉर्क में बैठ करके ये चीजें बोल सकते हैं कि नहीं, वहां से जब तक ये बचे हुए आउट ऑफ 11 लाख जो थे उनके बच गए हैं, वहां पर 4,30,000 के आसपास बच गए हैं, जिसमें वो कहता है 30,000 तो वो हैं। तो जब तक 4 लाख निकालेगा और फिर देखिए किस तरह से ऑपरेशन चलेगी। मेरे ख्याल से 3-4 चुनकर मारेगा। इजराइल का इतिहास बताता है। आपने विस्तार से म्यूनिख ओलंपिक का जिक्र किया, 6 डेज वॉर का जिक्र किया, और इसके अलावा भी बहुत सारे युद्ध हुए जिसमें इजरायली सेना ने हमेशा वो रणनीति अख्तियार की जिसमें इजराइल को जीत मिले। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, ये जो कॉन्फिडेंस है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना भी दबाव बनता रहे लेकिन इजराइल पर फर्क नहीं पड़ता है, उसकी ओर से लगातार स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने की। और यहां पर अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनकी ओर से एंटनी ब्लिंकन ने मुंबई में जो बड़ा बयान दिया है उसके संदर्भ में मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा और इजराइल में हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों के बीच पूरी तरह से समानता है और जो देश इनको संरक्षण देते हैं यूएन की ओर से उसकी निंदा की जानी चाहिए, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। उसके बावजूद हमास या फिर इस तरह के संगठनों को लेकर जो कई मुल्क हैं वो खड़े क्यों हो जाते हैं उनका बचाव करने के लिए? ये बात समझ से परे है अशोक सज्जनहार जी। देखिए, मेरे विचार से ये सब जो मुल्क हैं जो आप बता रहे हैं, जो वो किस लिए खड़े हो जाते हैं, मेरे विचार से वो हमास के लिए कम खड़े होते हैं और जो पैलेस्टीनियन ऑर्डिनरी लोग हैं उनके लिए ज्यादा खड़े होते हैं। और अब ये सभी कहते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो और फिलिस्तीन हो, हमास हो, पैलेस्टीनियन लोग हो, तो उसमें अंतर आपको बनाकर रखना चाहिए। परंतु इसको कैसे बनाया जाए, जो असल में अगर ऑन द ग्राउंड आप देखें तो आप क्या उसमें अलग अलग कर सकते हैं? जो ये फिलिस्तीन लोग हैं, ये ऑर्डिनरी हैं, सिटीजन्स हैं जो कि हमास की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो हमास की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात है, देखिए एक और कि हालांकि ये जो देश हैं, चाहे ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपने देखा होगा 7 तारीख को जब ये अटैक्स हुए थे तो तब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो बयान आया था जी, वो काफी क्रिटिकल था हमास के विरुद्ध। उन्होंने कहा जो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन इन्होंने किया है जिस प्रकार से यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने कहा जो ये कितने लोगों को, तब तक तो नहीं मालूम था जो ये 200 हैं, 212 हैं, कितने लोगों को अगवा करके ले गए हैं, परंतु उन्होंने ये बिल्कुल मेंटेन किया था जो ये जो एब्डक्शन किया है, ये जो हॉस्टेज बनाया है, ये बहुत ही गलत बात है और इसके विरुद्ध उन्होंने बात की थी। क्योंकि देखिए ये वाले देश हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, उनको मालूम है हमास एक वो है प्रॉक्सी है ईरान का, और ईरान की हमेशा से, हालांकि उनके अभी संबंध अच्छे हो गए हों सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है, परंतु ईरान और सऊदी अरेबिया के हमेशा से, और सभी जो ये गल्फ के देश हैं उन सभी के साथ उनके संबंध हमेशा से खराब रहे। बैटल ग्राउंड से हमारे संवाददाता राजेश पवार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और राजेश, वहां पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर ग्राउंड हमले की तैयारी की जा रही है इजराइल की ओर से, हमास के तमाम ठिकानों को चिन्हित भी किया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे राजेश आप? देखिए, जो हमास का ठिकाने हैं गाजा पट्टी पे, उन पे पिछले 2 दिन में इजरायली एयरफोर्स ने बहुत भारी बमबारी की है और बहुत से जो हैं बड़े उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, कई कमांडर्स मारे गए हैं। इसका सबूत इस चीज से मिलता है क्योंकि जो लगातार रॉकेट हमले हो रहे थे इजरायल की बड़ी शहरों पर, तेल अवीव जैसे शहरों पर, वो लगभग थम गए हैं। अभी पिछले 72 घंटे में कोई खास हवाई हमला हमने नहीं देखा, कोई रॉकेट हमला नहीं देखा हमने जेरूसलम के हिस्सों में या तेल अवीव के किसी हिस्से में। तो कहीं ना कहीं जो इजरायली एयरफोर्स की कार्रवाई थी उससे ये साबित होता है कि वो कामयाब रही है। दूसरी जो मीटिंग चल रही है, आप बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स और हमास के कमांडर्स की मीटिंग हो रही है,
देखिए ये पूरा ऑपरेशन जिसका नाम इन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रखा था, ये एक बहुत ही बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जिसमें हमास, हुतीज, हिजबुल्लाह ये सब शामिल थे और ये सारा कोऑर्डिनेट हुआ था ईरान से, कमांड सेंटर ईरान था। और अब इनकी जो मीटिंग हुई है वो इस कंटीजेंसी के बारे में डिस्कस करने के लिए हुई है कि अगर अमेरिका बीच में कूद पड़ता है, अगर अमेरिकन ट्रुप्स ऑन ग्राउंड आ जाते हैं, तो ऐसी कंटीजेंसी में अब वो इस ऑपरेशन में जो उनकी इनिशियल प्लानिंग थी उसमें क्या बदलाव लेके आएंगे, इसके लिए मीटिंग हुई है। और ग्राउंड ऑपरेशन जो इजराइल फोर्सेस का है, आईडीएफ का, वो किसी भी दिन अभी जाने के लिए तैयार है। सिर्फ होस्टेजेस के बारे में जो नेगोशिएशंस हैं, जो चीजें सामने नहीं आ रही हैं वो ये है कि पीछे से इजरायली गवर्नमेंट में और हमास में बैकडोर चैनल थ्रू कतर जारी हैं और जो हमास ने डिमांड की है वो 6000 आतंकवादियों को छोड़ने की है इन होस्टेजेस के बदले। अब ये कितना सच है, झूठ है, या इसमें सच्चाई क्या है, वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन है, पर ऐसा सुनने में आया है। और अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं हमास की ये शर्त भी होगी कि जो बमबारी है और जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं उन पर भी इजराइल रोक लगाए। ओवर टू यू राजेश, अगला सवाल आपसे ये, आपने जो बड़ी जानकारी दी है, लेबनान के बेरूत में 3 आतंकवादी संगठनों की बैठक हुई है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूली और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियालत नखला की मुलाकात करवाई है। इन तीनों की प्रोफाइल के बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप और ज्यादा जानकारी दे पाए। देखिए ये है सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हिजबुल्लाह इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक अ मिनी आर्मी और पैरामिलिट्री। बाकी जो हमास है, अल जिहाद है, ये छोटे छोटे संगठन है, छोटे छोटे गुटों के लोग हैं जो मिलके आतंकवादी घटनाएं करते हैं। उसके लिए खास मिलिट्री कमांड कंट्रोल की या मिलिट्री प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। जो हमला 8 अक्टूबर को पिछले सैटरडे को इसमें हुआ है दक्षिणी इजराइल में, देखिए उसमें बहुत से सिविलियन ऐसे लोग थे जो ना तो किसी संगठन से जुड़े हैं, क्योंकि इनाम की घोषणा कर दी गई थी कि $10,000 दिए जाएंगे, नया घर दिया जाएगा आपको। तो आम जो शहरी हैं जो गाजा पट्टी में रहते हैं, उन्होंने औरतों का, बच्चों का अपहरण किया है, उनको मारा है ताकि कुछ उन्हें इनाम मिल सके। तो जब हम ये बात करते हैं कि वहां गाजा पट्टी में आम शहरी रह रहे हैं, इनोसेंट पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको हमें एक बार दोबारा नजर डालनी पड़ेगी, क्या वो सही में आम है, क्या वो इनोसेंट है। देखिए अभी दूसरी चीज जो इजराइल ने इशू की है, वो उन्होंने ऑडियो टेप्स इशू किए हैं। एक हमास के उग्रवादी ने जब एक औरत को और उसके हस्बैंड को मारा तो अपने बाप से बात कर रहा है और बाप उसको बोल रहा है कि अल्लाह इज ग्रेट एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो क्या वो आदमी इनोसेंट है, इसके बारे में हमें दोबारा देखने की जरूरत है। एक और सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी राजेश, जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, हमास की ओर से सौदेबाजी बार बार की जा रही है, 50 दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों को छोड़ने के बदले फ्यूल सप्लाई की मांग की गई है, लेकिन इजराइल ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है कि हमारे सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाए। तो इजराइल अगर इस तरह से डील कर रहा है तो इसके संकेत संदेश क्या समझे जाए? देखिए यूएन की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर है। जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बोला है कि इजराइल जो कर रहा है ये डिस्प्रपोर्शनेट अटैक है और ये 56 साल जो उसने बंधक बना के रखा है गाजा के लोगों को, इसका परिणाम है। और इजराइल की बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन आई इसके बारे में और उनका बिल्कुल क्लियर स्टैंड है ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में कि ह्यूमैनिटेरियन एड बिना चेक हुए अंदर नहीं जा सकती है, दूसरा फ्यूल नहीं जा सकता है। उन्होंने डाटा रिलीज किया है कि उनके पास लगभग 56,000 लीटर डीजल इस वक्त अवेलेबल है गाजा के अंदर। अगर इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है तो वो डीजल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे इन ह्यूमैनिटेरियन इस्तेमाल के लिए, क्योंकि जो जितना भी फ्यूल जाएगा, डीजल जाएगा, उसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाएगा और यही कारण है कि इजराइल किसी भी हालत में फ्यूल को अंदर नहीं जाने देगा। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे स्थिति क्या बनती है इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बैटल ग्राउंड से आप सुन रहे थे राजेश पवार, हमारे संवाददाता, वहां से हर एक जानकारी तथ्यों के साथ आप तक पहुंचाते हुए। अशोक सज्जनार जी, बीच में आपकी बात को रोकना पड़ गया था मुझे। अमेरिका की ओर से बार बार ईरान को भी चेतावनी दी जा रही है, हर एक मोर्चे पर दी जा रही है और अमेरिका ने भी अपनी तैनाती जिस तरह से बढ़ाई है इजराइल के समर्थन में। आगे आने वाले वक्त में क्या ये माना जा सकता है, मतलब एक तरफ ग्राउंड जीरो पर बैटल लड़ने की बड़ी तैयारी इजराइल की ओर से की जा रही है और अमेरिका ने भी जो अपने फ्रंट खोले हुए हैं, ये क्या बताता है अशोक सज्जनार जी? अमेरिकी कांग्रेस से भी अब यहां पर पूरा समर्थन उसकी ओर से ले लिया गया है इजराइल के समर्थन में, ताकि पैसों की या साजो सामान की कहीं कोई कमी नहीं आए। जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने चित्रा। देखिए, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी अमेरिका दे सकता है, जिस प्रकार का दे सकता है, वो मेरे ख्याल से अमेरिका दे रहा है और देता रहेगा इजराइल को। देखिए, ये बहुत ही अनयूजुअल चीज है जो जब एक वॉर जोन में
अमेरिका पहले अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजते हैं एंथनी ब्लिंकन को, फिर अपने डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को, फिर अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और उसके बाद जो राष्ट्रपति खुद हैं वो वहां पर आते हैं एक दिन के लिए। तो मेरे विचार से ये बिल्कुल एक साफ संदेश है इजराइल को और जो आसपास के देश हैं, जो अमेरिका खड़ा है इजराइल के साथ और खड़ा रहेगा। दूसरी बात, उसने अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पर भेजे हैं, सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और बेसिकली ये नहीं है जो वहां पर वो युद्ध में एकदम एंटर कर जाएंगे या उनका कोई ऐसा इरादा है युद्ध में एंटर का। मैं नहीं समझता हूं वो बूट्स ऑन द ग्राउंड लाएंगे वहां पर, परंतु ये एक सिग्नलिंग है, ये एक मैसेज है। सबसे बड़ा मैसेज है ईरान को, जैसे आपके अभी कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे, जो इसके सूत्रधार ईरान है, जिसके हाथ में जिसे कहा जाए पपेट स्ट्रिंग्स हैं, और सब तो प्रॉक्सीज हैं। हिजबुल्ला भी प्रॉक्सी है, हमास भी प्रॉक्सी है, हूती भी प्रॉक्सी है, सीरिया में भी जो उनके अपने ग्रुप हैं, इस्लामिक जिहाद, ये सभी के पास जो पैसा आया है, जो उनके पास साजो सामान है लड़ाई का, ये सब ईरान की तरफ से आया है। और आप देख रहे हैं ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो कतर में जाते हैं और हमास के चीफ से मिलते हैं, और वो वहां पर जाते हैं, लेबनान में जाते हैं, हिजबुल्ला के चीफ से मिलते हैं। ईरान का ये मंशा है जो ये वाला ये जो थिएटर है ऑफ ऑपरेशंस ऑफ वॉर, ये जितना ज्यादा बढ़ाया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि वो समझता है एक मौका है अमेरिका को यहां से बाहर निकालने का, एक मौका है इजराइल को वहां से खत्म करने का। और कोई देश है, ये मैं आखिरी बात कहूंगा, और कोई देश चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, वो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। तो ये केवल अब जो आतंकी गुट हैं इन्हीं को वो साथ में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं लेबनान में अब मीटिंग हुई है, परंतु और जो देश हैं ये इसमें बिल्कुल नहीं आने वाले। अब ऐसे में यूएन की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन अब यूएन के चीफ को लेकर ही अगर बड़े देशों की ओर से आपत्ति जताए, जब वो सफाई देने पर उतारू हो जाए। ये अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। जंग के 19 दिन बीत चुके हैं। पहले दिन 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर हमला किया गया था, जिसके बाद से इजराइल की ओर से लगातार ताबड़तोड़ गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई जारी है। और आपको बताते चले हजारों लोगों की जान चली गई है। आगे क्या होगा इस बारे में कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। 19 तस्वीरें दिखा रहे हैं बीते 19 दिनों की, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई कितनी बड़ी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि जरा वो ऑडियो भी हम सुना दें अपने दर्शकों को। जब हमास के आतंकवादी की ओर से यहूदियों का कत्ल किया जाता है तो परिवार के लोग किस तरह से जश्न मनाते हैं, किस तरह से हमास के चेहरे से नकाब उतर रहा है। बर्बरता का ये ऑडियो आप सुन रहे थे, जिसमें अपने परिवार के बेटे की शाबाशी इसलिए दी जा रही है क्योंकि उसने 10 यहूदियों का कत्लेआम किया है। चाहे पिता हो, चाहे मां हो, चाहे भाई हो, सब के सब उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। विशंबर दयाल जी, ये ऑडियो हमने सुना दिया है। यूनाइटेड नेशन की भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस तरह के ऑडियोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, उसके बावजूद हमास ने हमला क्यों किया, जब इसके कारण वो गिनाने बैठ जाते हैं यूएन महासचिव। इस वजह से इजराइल उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता है, ये कहते हुए कि आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बातें समझ में नहीं आती हैं क्या यूनाइटेड नेशंस को? देखिए चित्रा, कुछ भी नहीं समझेंगे आप, क्योंकि दुनिया आज के दौर में कुछ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यूएन एक डिफंक्ट बॉडी हो चुकी है, उसका कोई रोल नहीं बचा हुआ, सिर्फ दुनिया पे एक्सपेंडिचर करे जा रही हो बगैर बात का। मेरा मानना यह है कि ये देखिए कि ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। पहले अलकायदा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और उसके साथ जो छोटे मोटे लोग थे वो साथ में हुए। उसके बाद आईएसआईएस को बिल्कुल खत्म किया है, उसके साथ छोटे मोटे जो थे वो भी खत्म किए, और अब हमास की बारी है। और ये होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में इन्होंने आतंकवाद फैला रखा था, घिनौना, और भारत ने सफर किया है। हम तो चाहेंगे दुनिया से बिल्कुल टेररिज्म का दुनिया के फेस से उठ जाए, तभी तो लॉ ऑफ द, तभी तो देश दुनिया कानून से चलेगी, लॉ से चलेगी। कहीं ना कहीं सिर्फ इसमें एक ही मुद्दा, और इजराइल बिल्कुल परवाह नहीं करेगा किसी की भी। और अमेरिका, देखिए, इजरायली फोर्सेस मोबिलाइजेशन जब हुई, जब तक इजराइल की वॉर काउंसिल नहीं बनी थी, उससे पहले अमेरिका ने अपने दोनों के दोनों जो बेस्ट, जैसे सज्जन आज साहब ने बताया, दोनों के दोनों फ्लीट उन्होंने मूव कर दिए और लोकेट कर दिए। तो पूरा का पूरा जो अमेरिका है वो इसमें कंप्लीट पिक्चर में है, वेस्ट बिल्कुल साथ है। तो ये हाहाकार होता रहेगा, लेकिन अब हमास का सफाया होगा। सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा है, हमास के पास दो ही ढाल थे,
एक ढाल है ये जो बंदी जो बंधक है, ये ढाल है। दूसरी ढाल उसकी सिविल पॉपुलेशन थी, जिसको दुनिया आज मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सिविलियन लोग हैं। हम सब कहने लग गए कि वो 4 लाख लोग भी टेररिस्ट हैं। देखिए वहां कहीं ना कहीं जाके और उसी परसेप्शन को मैनेज करने के लिए, ताकि ये नैरेटिव ना बदल जाए कि भाई बहुत बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी आम नागरिक रहते हैं, नहीं हो सकते। हाँ है उसमें, देयर इज नो डाउट इन दैट चित्रा। और बात यह है उसी को, ताकि जो उनके अस्पताल हैं, उनके जो लोग मर रहे हैं, उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन पे जो सिविलियन है, देखिए आप कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स थी, सब मलबा बन चुकी है, ताकि दुनिया उस परसेप्शन से दूर रहे और सिर्फ फोकस हमास पे रहे। तो हमास का डिस्ट्रक्शन होगा और उसमें फिलिस्तीनियंस का बहुत नुकसान होगा। तो हमास ने भी पैलेस्टीनियन कॉज को हराया है कहीं ना कहीं। पैलेस्टीनियन कॉज जो है उसको भी लॉस हुआ है हमास के इससे। जल्दी हमारे पास आखिरी का थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। संजय मेस्टन जी, आगे परिस्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है? इजराइल तो नहीं रुकेगा, लेकिन फिलिस्तीनी आम नागरिक का क्या? और देखिए इसमें बहुत क्लियर है, इजराइल का मिलिट्री एम, इंटेंट, इरादा बहुत क्लियर है, हमास का डिस्ट्रक्शन, और उसमें वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो उनको बर्बाद करके छोड़ेगा। और जहां तक होस्टेजेस का सवाल है, ये अभी बैकडोर नेगोशिएशन चलते रहेंगे, लेकिन एक स्टेज आएगी, या तो रिलीज होंगे या एक स्थिति आ जाएगी नो गो मतलब फिर कोई एक्सचेंज नहीं होगा। उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास कोई चारा नहीं है, वो घुसेंगे और इनको बर्बाद करेंगे। और जहां तक ये वहां के लोकल आर्म सिविलियंस का सवाल है, पैलेस्टीनियंस का, देखिए उनके पास तो अभी भी मौका है वहां से निकलने का। और देखिए जितने भी सीज होते हैं, बैटल ऑफ लेनिनग्राड का सबसे बड़ा सीज था, उसमें तकरीबन 10 लाख से तकरीबन 20 लाख के लोग मारे गए थे, जिसमें सिविलियंस बहुत ज्यादा थे। और अमूमन तौर पे हर बैटल में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 50 to 90% सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो जाती है। तो कहने का मतलब है इजराइल के लिए अभी नो होल्ड्स नो बार्ड है, वो अपना मुद्दा अचीव करेगा और हमास का डिस्ट्रक्शन करेगा। और बड़ी तादाद में हताहत नहीं हो। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड से यही तो हम सीख ले सकते हैं। उसको कैसे रोका जाए, उसको लेकर दुनिया आगे क्यों नहीं बढ़ती है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।